हेलो स्टूडेंट, सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं सुनील कुमार होटला एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका एग्री विजार्ड के ई प्लेटफॉर्म पे। तो स्टूडेंट, आपने आज का थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज का एक छोटा सा लेक्चर अपना रहने वाला है, वो है गेहूं में क्रांतिक अवस्थाएं। जैसा कि आप थंबनेल में पीछे देख पा रहे हो, क्रिटिकल स्टेजेज ऑफ इरिगेशन इन व्हीट। देखो भी स्टूडेंट, यहाँ से क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि जहाँ कन्फ्यूजन होती है वहीं से ही क्वेश्चन निकल के आता है। और गेहूं की 6 क्रांतिक अवस्थाएं, या तो वो सीक्वेंस से पूछ लेगा क्रमबद्ध तरीके से, या कोई आपको एक क्रांतिक अवस्था दे देगा और उसका आपको पता होना चाहिए कि ये कितने दिन बाद आती है और कौन सी क्रांतिक अवस्था है। तो यहाँ स्टूडेंट के काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, तो वही कन्फ्यूजन अपने आज क्लियर करेंगे। तो अपना टॉपिक आप देख ही रहे हो कि गेहूं की क्रांतिक अवस्था। चलो, इसके लिए एक छोटी सी आपको ट्रिक दूंगा, उसी ट्रिक में सारी की सारी जो क्रांतिक अवस्थाएं हैं वो आपकी क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। चलो भी स्टार्ट करते हैं आज का अपना जो लेक्चर है। देखो जी, सबसे पहले क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन इन व्हीट के बारे में जो कंसेप्ट दिया था वो किसने दिया था? आपके एक डॉक्टर भारद्वाज का नाम आता है। किसका नाम आता है? डॉक्टर भारद्वाज का नाम आता है। इन्होंने सबसे पहले गेहूं की क्रांतिक अवस्थाओं के बारे में बताया था। अब गेहूं की कितनी क्रांतिक अवस्थाएं हैं? देखो, गेहूं में जो कुल सिंचाइयों की आवश्यकता होती है वो होती है 6, यानी कि गेहूं को कितने पानी देने पड़ते हैं? अपने 6 पानी देने पड़ते हैं। और इन 6 सिंचाई के कोई ना कोई नाम है, और ये बुआई के कितने दिन बाद आती है और उस स्टेज को अपने क्या कहते हैं। ठीक है, तो एक इसके लिए छोटी सी ट्रिक है, उस ट्रिक को आपको माइंड में रखना है। आपका क्वेश्चन कभी भी किसी भी पेपर में गलत नहीं होगा। अब सर ट्रिक का क्या नाम है? तो देखो जी, ट्रिक है आपकी, ट्रिक का नाम है सरताज और आपकी FMD। दोबारा सुन लो, ट्रिक का नाम है सरताज FMD। आपको इस तरीके से लिखना है जैसे मैंने लिखा है, सरताज FMD। अब जिक्र करते हैं इनका कि इसमें क्या क्या चीजें छुपी है इस ट्रिक में। देखो जी, सर का यहाँ मीन्स है CRI से। सर का यहाँ क्या मीन्स हो जाता है? CRI। CRI की फुल फॉर्म होती है क्राउन रूट इनिटेशन। क्राउन रूट इनिटेशन। ता का यहाँ मीन्स है टिलरिंग। टिलरिंग, टिलरिंग को बोलते हैं कल्ले फूटना। जे है यहाँ, जय है यहाँ। जय का मतलब होता है जॉइंटिंग अवस्था, गांठे बनना, जॉइंटिंग अवस्था। F का मतलब है यहाँ फ्लोवरिंग से। किससे है जी? फ्लोवरिंग से या बालियां बनने से है। M का मीन्स है यहाँ मिल्किंग। M का क्या मीन्स है यहाँ स्टूडेंट? मिल्किंग अवस्था। मिल्किंग यानी कि दूधिया अवस्था जिसको अपने बोलते हैं। और D4 यहाँ है डफ अवस्था। कौन सी अवस्था? डफ अवस्था। दोबारा सुन लो, ट्रिक है सरताज। सरताज में देखो, सर से CRI, ता से टिलरिंग, जय से जॉइंटिंग, F से फ्लोवरिंग, M से मिल्किंग, D से डफ। दोबारा एक बार मेरे साथ रिपीट करो, आप यही याद हो जाएगी आपकी। देखो जी, सर से CRI, ता से टिलरिंग, जय से जॉइंटिंग, F से फ्लोवरिंग, M से मिल्किंग, D से डफ। बोलो, कट दिक्कत है? इया याद होगी थारा चुटकी के अंदर। ठीक है, दोबारा एक बार फिर रिपीट करो, सर CRI, ता टिलरिंग, जय जॉइंटिंग, F फ्लोवरिंग, M मिल्किंग, D डफ। डफ बोलते हैं परिपक्व अवस्था को। 6 सिंचाइयाँ आपके इस ट्रिक में क्लियर होगी कि नहीं होगी, बस इसको माइंड में रखना है, इसको माइंड में रखना है ट्रिक को। अब आपको एक चीज़ और क्लियर करवा देते हैं कि ये कब कब आती है। देखो, CRI जो अवस्था आती है गेहूं में, ये बुआई के 20 से 25 दिन बाद आती है। और औसत अपने लिखते हैं, मोस्टली एग्जाम में लिखा आता है 21 डेज। कितना लिखा आता है? 21 डेज। DAS लिखूंगा। DAS की फुल फॉर्म होती है डे आफ्टर सोविंग। क्या होती है फुल फॉर्म? डे आफ्टर सोविंग, यानी कि बुआई के बाद। टिलरिंग जो अवस्था आती है वो आती है 40 से 45 दिन बाद, DAS। और आपकी जो जॉइंटिंग अवस्था आती है ये आती है बुआई के 60 से 65 दिन बाद, DAS, डे आफ्टर सोविंग। फ्लोवरिंग अवस्था आती है जी 80 से 85 दिन बाद बुआई के, DAS लिख दिया। मिल्किंग जो स्टेज आती है वो आती है आपकी 100 से 105 दिन बाद बुआई के। बुआई के 100 से 105 दिन बाद, जिसको अपने दूधिया अवस्था बोलते हैं, दानों में दूध सा भर जाता है। डफ अवस्था को बोलते हैं परिपक्व अवस्था। ये आती है गेहूं की बुआई के 115 से 120 दिन बाद, DAS। लो जी, कटा दिक्कत है ना।
CRI 20 से 25 दिन, टिलरिंग 40 से 45, जॉइंटिंग 60 से 65, फ्लोवरिंग 80 से 85, मिल्किंग 100 से 105 और डफ 115 से 120 दिन। याद होगी कि नहीं होगी? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे, अपने एक एक क्रिटिकल स्टेज का यहाँ अपने जिक्र करेंगे। ठीक है, देखो जी, चलो नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। अपने जो नेक्स्ट है वो देखो, एक एक क्रांतिक अवस्था के मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ जिक्र किया है। पहली क्रांतिक अवस्था मैंने कौन सी बताई थी? CRI, ट्रिक बताई थी सर से क्या बनाया अपनों ने? CRI बनाया। CRI की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? क्राउन रूट इनिटेशन। इसको बोलते हैं शीर्ष जड़ जमाव अवस्था। शीर्ष जड़ जमाव अवस्था कितने दिन बाद आती है? बुआई के 20 से 25 दिन बाद आती है, या यहाँ मैंने लिखा है 21 दिन। ठीक है, तो वो 20 से 25 दिन भी दे सकता है, और एक्यूरेट देगा तब 21 दिन देगा। अब देखो इस नाम में ही सारी चीजें छुपी है। क्राउन, क्राउन का मीन्स होता है ताज। क्राउन किसको बोलते हैं? इंग्लिश में ताज बोलते हैं। आजकल बर्थडे बर्थडे बना हुआ है ना, तो ये टोपी सी ले गया हुआ, टॉपिक्स आ गया आजकल के है कि ताज देने लग गया है ना। वे छोरियां बर्थडे मनावे, लड़कियां बर्थडे मनाती है तब लेके आती है वो ताज सा पहनती है, ऐसे पट्टा सा भी पहन लेते हैं ना, तो वो क्या होता है? क्राउन। क्राउन का मतलब होता है ताज। तो क्राउन कहाँ बनते हैं? देखो, क्राउन बनता है जी आपका, ये बीज है, गेहूं का सीड है, ये नीचे जो सीड के नीचे है ये कौन सी जड़ें आ गई आपकी? सेमिनल। सेमिनल के ऊपर जो डेवलप होता है वो कौन होता है? क्राउन होता है। क्राउन मतलब ताज डेवलप होता है। तो क्वेश्चन यहां से क्या आता है, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार एग्जाम में क्या पूछा गया था? पूछा गया था कि क्राउन गेहूं में बनता है भूमि के नीचे, बीज के नीचे, या भूमि के नीचे या बीज के ऊपर। ठीक है, तो राइट आंसर उसका क्या है वो देखो, यहाँ भी ये पूछ रहा है क्राउन कहाँ बन रहा है, बीज तो ये रह गया और भूमि सरफेस एरिया ये रह गया, तो भूमि के तो नीचे है, परंतु आपका जो सीड है सीड के ऊपर क्राउन बन रहा है। क्वेश्चन आपके पेपर का यही है, तो इसीलिए मैंने थोड़ी इसकी डिटेल बताई है, बाकी आप कैसे जुगाड़ करके तो याद कर ही लोगे। ठीक है, तो आपका ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया कि क्राउन बनता क्या है और क्राउन का मीन्स क्या है। क्राउन का मतलब होता है ताज। क्लियर इतनी बात? चलो नेक्स्ट स्टेज की ओर बढ़ते हैं। दूसरी स्टेज कौन सी आती है जी? टिलरिंग अवस्था। टिलरिंग अवस्था को बोलते हैं कल्ले फूटना। क्या फूटना? कल्ले फूटना। ठीक है, कल्ले कब फूटते हैं गेहूं के अंदर? 40 से 45 दिन बुआई के बाद फूटते हैं। ये लिख रखा है डे आफ्टर सोविंग। अब सर कल्ले क्या होते हैं? तो देखो ये यहाँ आपको इस डायग्राम में बता रहा है कि ये कल्ले हैं। ये आप जो शाखाएं निकल रही है, आसपास शाखाएं निकल रही है बहुत सारी, इनको बोलते हैं कल्ले। ये कल्ले कब गेहूं में फूटते हैं? बुआई के 40 से 45 दिन बाद फूटते हैं, और इस समय गेहूं को पानी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसीलिए इसको क्रिटिकल स्टेज में रखा गया है। चलो जी, ये बात होगी टिलरिंग स्टेज यानी कि कल्ले फूटना कौन सी अवस्था है? दूसरी अवस्था है। चलो नेक्स्ट अवस्था की अपने बात करते हैं। तीसरी अवस्था आती है जॉइंटिंग। जॉइंटिंग स्टेज को बोलते हैं गांठ अवस्था। क्या बोलते हैं? गांठ अवस्था, जॉइंटिंग स्टेज। ये आती है गेहूं में बुआई के 60 से 65 दिन बाद, डे आफ्टर सोइंग। अब सर जॉइंटिंग क्या है? पहले आपने देखा क्राउन बना, क्राउन के बाद टिल्लर बने, टिल्लर के बाद जैसे जैसे गेहूं बढ़ेगी तो उसमें नोड बनेंगे, गांठें बनेगी, इनको ही क्या बोलते हैं? जॉइंट। जैसे ये गेहूं बढ़वार हो रही है तो ये एक जॉइंट आ गया, जॉइंट के साथ ऐसे पत्ती आ गई, ये आपका जॉइंट आ गया, इसके साथ पत्ती आ गई, ये आपका जॉइंट आ गया। तो ये बता ही रखा आपके द फर्स्ट जॉइंट। ये कौन सा है? जॉइंट। ये देखिए आप गेहूं में यहाँ जॉइंट देख रहे हो, तो इस समय भी गेहूं को सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो आपकी तीसरी स्टेज आपने कौन सी देखी? जॉइंटिंग अवस्था देखी। कितने दिन बाद? 60 से 65 दिन बाद। चलो अगली अवस्था देखते हैं। अगली अवस्था आती है गेहूं के अंदर फ्लोवरिंग अवस्था, या इसको बोलते हैं बाली अवस्था। क्या बोलते हैं? बाली अवस्था बोलते हैं। बाली अवस्था, बालियां बनना, बालियां बनना या बाली बनना अवस्था। ठीक है, गेहूं में बुआई के कितने दिन बाद आती है जी? 80 से 85 दिन बाद। बुआई के 80 से 85 दिन बाद गेहूं में कौन सी अवस्था आती है आपके? ये आपकी फ्लोवरिंग अवस्था। ये देख पा रहे हो गेहूं की जो बाली है, बाली के ऊपर ऐसे आपको छोटे छोटे फ्लोवर दिख रहे होंगे। ये कितने दिन बाद आते हैं? गेहूं के बुआई के 80 से 85 दिन बाद। इसी समय भी गेहूं को सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। अगर पानी नहीं देते हो आप, सिंचाई नहीं करते हो इस समय, तो आप जितना उत्पादन सोच रहे हो उसमें कटौती ही होगी।
ठीक है, क्लियर बात। अगर अगले बात करते हैं अपने, अगली अवस्था कौन सी है, 5 नंबर अवस्था आती है मिल्किंग अवस्था। कौन सी अवस्था, मिल्किंग स्टेज, या इसको कहते हैं दूधिया अवस्था। क्या कहते हैं, दूधिया अवस्था। ये कितने दिन बाद आती है बुआई के, 100 से 105 दिन बाद आती है। देखो स्टूडेंट, दूधिया अवस्था क्या है, अपने होली के आसपास जब होलिका दहन करते हैं तो तब अपने एक मतलब गेहूं के सिट्टों को उसकी आग में सेका जाता है। तो उन दिनों आप देखना, फरवरी मार्च के दिनों में देखना, गेहूं की जो बालियां होगी उनके अंदर से बीज निकालना और उनको ऐसे पुश करना। पुश करोगे तो उसके अंदर दूध जैसा तरल निकलेगा, दूध जैसा पदार्थ निकलेगा, वो उसी को अपने क्या बोलते हैं, मिल्किंग स्टेज बोलते हैं। देखिए ये भाई साहब आपको दिखा रहे हैं दूध की अवस्था कैसी होती है, दूध जैसा पदार्थ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, यही है मिल्किंग स्टेज। गेहूं में बुआई के कितने दिन बाद आती है, तो बुआई के 100 से 105 दिन बाद आती है। इतनी बात आपके शायद क्लियर होगी। चलो लास्ट जो स्टेज आती है, 6 तो क्रांतिक अवस्था, लास्ट स्टेज आती है डफ अवस्था। डफ अवस्था को बोलते हैं परिपक्व अवस्था। क्या बोलते हैं, परिपक्व अवस्था भी बोलते हैं। बुआई के कितने दिन बाद, 115 से 120 दिन बाद आती है। देखो भी परिपक्व अवस्था कौन सी है, लास्ट पानी कब देते हैं गेहूं को, जब गेहूं का कलर ग्रीन से थोड़ा सा गेहूं सा या येलो सा होने लग जाता, सोने जैसा कलर होने लग जाता है, वो गेहूं की परिपक्व अवस्था है। उस अवस्था को अपने क्या बोलते हैं, डफ अवस्था बोलते हैं। इस समय भी गेहूं को सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है और गेहूं के लिए लास्ट पानी होता है, गेहूं के लिए लास्ट सिंचाई होती है। तो ये आपने देखा, ये 6 क्रांतिक अवस्थाएं थी जो आपको एक ट्रिक में याद होगी। मैंने एक एक की डिटेल बता दी, विद डायग्राम आपको बता दिया कैसी कैसी अवस्थाएं होती है। तो आपको सीक्वेंस में याद होनी चाहिए उस ट्रिक के द्वारा। ट्रिक आपको पता ही है, सर, ताज और FMD, ये 6 क्रांतिक अवस्थाएं हैं। 6 क्रांतिक अवस्थाएं इस ट्रिक में क्लियर होगी। डे आपको याद रखना पड़ेगा, कितने दिन बाद बुआई के कौन कौन सी क्रांतिक अवस्थाएं आती है। अब कई बार क्या करता है एग्जामिनर, आपको एक कंडीशन दे देता है, शर्त दे देता है कि आपके पास 2 ही पानी है, 1 ही पानी या 3 सिंचाई पानी उपलब्ध है, तो गेहूं की कौन कौन सी अवस्था पे सिंचाई करोगे। ऐसा कैसे होता है, देखो स्टूडेंट, जब अपने ड्राई फार्मिंग करते हैं, शुष्क खेती करते हैं, तो वो वर्षा पर निर्भर रह के खेती करते हैं। तो वहां कुछ हिस्से में गेहूं लगाते हैं गेहूं लगाते हैं, तो उस समय सारे पानी उपलब्ध नहीं होते हैं शुष्क एरिया में। तो कुछ क्रिटिकल स्टेज बनती है, अगर आपके पास 6 पानी उपलब्ध नहीं है, 1 है, 2 है या 3 पानी उपलब्ध है, तो कौन कौन सी अवस्था पर आप गेहूं को सिंचाई देते हो। देखो जी, जैसे कि इफ वाटर इज अवेलेबल, यदि आपके पास पानी अवेलेबल है, ये कह रहा है ये बात, अगर आपके पास 1 पानी अवेलेबल है, 1 ही सिंचाई पानी अवेलेबल है, तो कौन सी अवस्था पे सिंचाई करोगे। तो ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्टेज है वो CRI है। अगर आप CRI स्टेज पर सिंचाई नहीं करते हो तो दूसरी अवस्थाएं आपको देखने को, दूसरी स्टेजेस आपको देखने को मिलेगी नहीं। इसके बाद गेहूं आगे बढ़ता ही नहीं है। बात समझ में आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है। तो अगर आपके पास 1 ही पानी उपलब्ध है और उसके बाद पानी है ही नहीं, तो गेहूं की कौन सी अवस्था पे सिंचाई करो, CRI अवस्था पे सिंचाई करो, यानी इसको बोलते हैं क्राउन रूट इनिटेशन, यानी कि शीर्ष जड़ जमाव अवस्था। कितने दिन बाद, बुआई के 20 से 25 दिन बाद, ठीक है, DAS। अगर आपके पास 2 सिंचाई पानी अवेलेबल है, दूसरी कंडीशन क्या है, 2 सिंचाई पानी अवेलेबल है, तो कौन कौन सी अवस्था पे सिंचाई करोगे। तो पहली सिंचाई तो कर दो CRI तो मैंने आपको बता ही दिया, छोड़ना ही नहीं है। दूसरी सिंचाई आप करते हो फ्लोवरिंग अवस्था पे, कौन सी अवस्था पे, फ्लोवरिंग, या आप कह सकते हो बाली बनने की अवस्था में, ठीक है। तो अगर 2 सिंचाई पानी है तो पहला CRI पे और दूसरा फ्लोवरिंग पे। अगर कंडीशन वो दे दे कि आपके पास 3 सिंचाई पानी अवेलेबल है, 3 सिंचाई पानी उपलब्ध है, तो कौन सी अवस्था पे सिंचाई करोगे। तो मैंने कहा था CRI तो छोड़ना ही नहीं है, CRI अगर छोड़ दी तो दूसरी स्टेज आपको देखने को ही नहीं मिलेगी, ठीक है। तो पहली सिंचाई करोगे आप CRI पे, कौन सी अवस्था पर है, पहली सिंचाई CRI अवस्था पे करते हैं। दूसरी सिंचाई आप करते हो जी जॉइंटिंग अवस्था पे। दूसरी सिंचाई अगर 3 पानी, तीसरी सिंचाई, तो तीसरी सिंचाई आपको पता ही है, ये करते हैं आपके मिल्किंग स्टेज पर। कब करते हैं, मिल्किंग स्टेज पर, मिल्किंग अवस्था पर।
तो आपने देखा गेहूं के अंदर टोटल कितने सिंचाइयों की आवश्यकता होती है, 6 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। और आपको अगर वो कंडीशंस दे दे, शर्त दे दे कि अगर आपके पास 1 पानी उपलब्ध है, 2 पानी उपलब्ध है, 3 पानी उपलब्ध है, तो गेहूं में किस किस अवस्था पे सिंचाई करोगे। तो ये भी आपकी टर्मिनोलॉजी है, ये भी आपका जो कन्फ्यूजन है आपकी गेहूं की क्रांतिक अवस्था में क्या हो गया, क्लियर हो गया। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, यहाँ से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें, ताकि जिनके भी कन्फ्यूजन है उनका भी कन्फ्यूजन क्या हो जाए, आपके साथ साथ क्लियर हो जाए। और मैं अक्सर बच्चों को बोलता हूं कि जहां कन्फ्यूजन होगी वहीं क्वेश्चन होगा, जहां कन्फ्यूजन होगी वहीं क्वेश्चन होगा। तो आपका एक कन्फ्यूजन यहाँ आपका आज क्लियर हो गया कि गेहूं में कौन कौन सी क्रांतिक अवस्थाएं हैं, और वो क्रांतिक अवस्थाएं कब कब आती है, कितने दिन बाद आती है, उस क्रांतिक अवस्था का नाम क्या है। तो थैंक यू।